डॉक्टर भूत। इस नावल को तहरीर किया है मसूद जावेद ने। डॉक्टर भूत। क्या आप तफसील से काम लेंगे? साहब ने दिलचस्पी से पूछा। अफसर कई मिनट तक खामोश अपने हवास दुरुस्त करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसके खौफ में कुछ बरहमी शामिल होती जा रही थी। क्या आपने उस खौफनाक बूढ़े चेहरे के मुतालिक तारिक भाई से नहीं पूछा? आखिरकार वो बोला। नहीं। फिर आपको उस चेहरे का ख्याल कैसे आया? राजिया की मौत के बाद उसकी ख्वाबगाह में ये चेहरा देखा गया है। बिल्कुल ठीक। क्या मतलब? वो चेहरा अक्सर ऐसे मौक़ों पर ज़रूर नज़र आता है जब कोई मरता है, जब कोई खुदकुशी करता है। अफसर बोला। वालदा की मौत के वक्त मैंने उसको सबसे पहले देखा था। उसके बाद भी मैंने उसकी झलक देखी है, लेकिन चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी पुश्त। किसकी पुश्त? साहब ने पूछा। मैंने कहा है ना कि ये किसी को नहीं मालूम कि वो कौन है। एक बूढ़ी कबड़ी सी शक्ल, कमर झुकी हुई, हाथ में एक छड़ी जिसको वो टेक टेक कर चलता है, और लिबास डॉक्टरों का सा सफ़ेद कोट। उससे ज़्यादा मुझे लिबास नज़र नहीं आ सका, क्योंकि मैंने उसको हमेशा रात की तारीकी में आवारा रूह की तरह घूमते पाया है, क्योंकि तारिक भाई हमेशा ही उसको मेरे वहम की पैदावार बताकर हंसी उड़ाते हैं। आपके अलावा क्या और किसी ने भी उसको देखा है? जी हाँ, घर की 2 खादिमाओं ने, और वो कुछ ऐसी खौफजदा हुई कि घर छोड़कर भाग गई। ये उस ज़माने का किस्सा है जब मैं भी उस पुरानी हवेली में भाई साहब के साथ रहता था, जिसमें वो अब भी रहते हैं। हकीकत यह है कि मेरे लिए इस हवेली को छोड़ने का एक सबब यही खौफनाक बूढ़ा चेहरा भी था। करीब व जवार में मशहूर है कि किसी ज़माने में ये हवेली एक बहुत ही कामयाब और मालदार डॉक्टर की क़यामगाह थी। उसकी बदचलन बीवी ने उसको हलाक कर दिया और डॉक्टर एक भूत बन गया। मैं इस किस्म की बातों का कभी कायल न था, लेकिन अपने ऐनी मुशाहिदात के बाद मुझे कायल होना ही पड़ा। हद यह है कि वालदा अपनी मौत के वक्त उस हवेली में मुकीम न थीं, लेकिन ये खूंखार आसेब तब भी वहां जा पहुंचा। उस हवेली को प्रोफेसर तारिक ने कब खरीदा था? वालदा की मौत के बहुत अरसे बाद। उस बदनाम हवेली को आखिर उन्होंने खरीदा ही क्यों? कप्तान प्रेम बोला। तारिक भाई भूत वगैरह के कायल बिल्कुल नहीं, और हवेली बहुत सस्ते दामों मिल गई थी। क्या खरीदने के वक्त भी ये हवेली आसेब ज़दा मशहूर थी? साहब ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, ये बात तो कम से कम मुझको बाद में ही मालूम हुई। हवेली में आने के बाद आपको पहला मुशाहिदा कब और कैसे हुआ? ठीक दूसरे ही हफ्ते, अफसर ने जवाब दिया। मैं सिनेमा का दूसरा शो देखकर वापस आ रहा था। शायद रात का 1 बजा होगा। सबसे ऊपर की मंजिल में खिड़कियों में से रोशनी दूर से ही नजर आ रही थी। तारिक भाई उसी मंजिल पर सोते थे और आदत के मुताबिक बहुत देर तक जागते रहते थे। मुताल्ले की महवियत में वो अक्सर 2 बजे रात तक किताबों का पीछा न छोड़ते थे। वो अमूमन इस बात पर बहुत बिगड़ते थे कि मैं रात में बहुत देर से घर क्यों आता हूँ। उनके गुस्से के खौफ से मैं हवेली के बड़े फाटक को छोड़कर दूसरी तरफ पहुंचा, जहां एक छोटा सा अकबी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा अगरचे अंदर से मकफल रखा जाता था, लेकिन इसके क्वाड महज आहनी सलाखों से बने हुए हैं, और मैंने इस कफल की कुंजी तैयार करा ली थी। चुनाचे मैं सलाखों के अंदर हाथ डालकर कफल आसानी से खोल सकता था। जब उस रात को मैं उस दरवाजे पर पहुंचा, तो ये देखकर हैरत हुई कि कफल ही नहीं बल्कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है।
उसी वक्त किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। आवाज पुश्त की तरफ से आई थी, जहां एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त है। मैंने एहतियात से अपनी टॉर्च रोशन की और मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। अपनी वहम परस्ती पर खुद ही मुस्कुराते हुए मैं एक कदम आगे बढ़ा कि फिर उसी आवाज ने मुझे पुकारा, और इस मर्तबा जरा डांट कर पुकारा। कुछ अजीब आवाज थी ये। मैंने फिर मुड़कर देखा और इस मर्तबा मुझे जो कुछ नजर आया, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। मैं अरवा का कायल हूं, शाहब ने कहा। आप बिला खौफ बयान कीजिए। मैंने देखा कि बरगद के दरख्त के तने में से दो आंखें मुझे तक रही हैं, और एक ही नज़र में पहचान गया कि उसी खौफनाक चेहरे की आंखें थीं जो वालदा की मौत के फौरन बाद ही मैंने खिड़की में से झांकता हुआ देखा था। उन आंखों पर लंबी लंबी घनी सफ़ेद ब्रोएं साया किए हुई थी। एकदम मुझे महसूस हुआ कि कोई पुरस्रार ताकत मेरे कदमों को जकड़ रही है और मुझे उन आंखों की तरफ खींच रही है। खुशकिस्मती की बात थी कि उसी वक्त हमारा पुराना वफादार कुत्ता वहां आ पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। फौरन ही मुझे उस आसेब को पूरी तरह देखने का मौका मिला। उस रात साजिदा भाभी से मेरी जोरदार जंग हुई थी और तारिक भाई ने उनकी ही हिमायत में मुझे बहुत कुछ सख्त सख्त कहा था। बिस्तर पर देर तक मुझे नींद न आ सकी। तबीयत का तकाजा हुआ कि चांदनी रात में बाहर निकलकर टहलूं। निस्फ शब का वक्त होगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और दबे पांव बरामदे में से गुजरता हुआ पाए बाग में चला गया। मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स, जिसकी कमर खमीदा थी, छड़ी टेकता हुआ जा रहा था। वो डॉक्टरों का सा सफेद कोट पहने हुए था। एक बार वो घूमा तो उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वही सफेद लंबे बालों वाला चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी, सर के सफेद बाल पेशानी से लटके हुए थे। उसके जरा से इशारे पर अकबी दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल गया। मैं खड़ा हुआ सोचता ही रह गया, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस हुलिये का बूढ़ा शख्स शायद मैंने कहीं देखा है। बहरहाल अगली सुबह हमारा कुत्ता मुर्दा पाया गया। उसके पहलू में एक पतला तेज खंजर घोंप दिया गया था। दिलचस्पी से सबकी आंखें चमक उठीं। सबको मालूम था कि राजिया के सीने पर इसी तरह के खंजर का जख्म पाया गया था। फिर आपने याद करने की कोशिश की कि उस शख्स को कब देखा था? शाहब बोला। जी हाँ, सुबह को अचानक मुझे खुद ब खुद याद आ गया। अफसर ने कहा, मैंने उस शख्स को बचपन में अस्पताल में देखा था। वो डॉक्टर शामी था, एक यहूदी डॉक्टर। उसने ही तारिक भाई के चेहरे पर और ना जाने कहां कहां बहुत से ऑपरेशन किए थे। लेकिन ये बहुत अरसे की बात है, और अब मुझे मालूम हुआ था कि वो डॉक्टर मुद्दत हुई मर चुका था। इस सूरत में उसको एक भूत के अलावा और क्या समझा जा सकता था? लेकिन तारिक भाई उस भूत को ना भूले थे कि डॉक्टर शामी ने किस तरह उनकी जान बचाई थी। मैंने डॉक्टर शामी के भूत का तस्करा किया तो वो बिगड़ गए। साजिदा भाभी को दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला। उन्होंने कह दिया कि मैं हर उस शख्स की तहकीर करने की फिक्र में रहता हूं जो मेरे भाई को अजीज हो, और कुत्ते की मौत का इल्ज़ाम उल्टा मुझ पर ही लगाया गया। और मुझे यकीन है कि अब राजिया की मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाया गया होगा। अगर ऐसा है तो मैं भी अब बांडा फोड़कर रहूँगा और अखबारात में शाया करा दूंगा कि वालदा की मौत की जिम्मेदारी किस तरह तारिक भाई के बेरहमाना सलूक पर है। लेकिन इस तरह आप अपनी सफाई पेश ना कर सकेंगे। नादिर ने चुटकी ली। जिस बेरहमाना सलूक का आप अफसाना शाया कराना चाहते हैं, वो प्रोफेसर तारिक का था या आपका? तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं, समझे?
افسر چلا پڑا۔ تو یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر شامی کا بھوت تم خود ہی ہو، نادر بولا۔ اس سے قبل کہ معاملہ پھر جنگ و جدل میں پہنچے، نادر نے یکا یک شہاب سے اجازت چاہی اور باہر نکل گیا۔ دیکھا آپ حضرات نے، افسر بولا، کس قدر گہری سازش کی جا رہی ہے میرے خلاف، اور جرم صرف یہ ہے کہ میں کیوں شہلا کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔